गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज की सेशन में हम देखेंगे लाइक एंड एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। हमारी सीरीज कर रही है प्रॉफिट ट्रांजेक्शन की, जिसमें हम नॉन रिकॉग्निशन प्रॉफिट पर पहुंच चुके हैं। यानी कि लास्ट सेशन में हमने अमाउंट रिलीज कवर कर लिया था, कितना अमाउंट रिलाइज हो रहा है हमारा। एडजस्टेड बेसिस हमने कवर कर लिया। इन दोनों के डिफरेंस से हमें गेन निकलेगा, जिसे हम रिलाइज गेन मानेंगे और लाइव लॉस मानेंगे। अब हमने चेक किया था कि डेफर्ड गेन और नॉन टैक्सेबल ट्रांजेक्शन कौन सी हैं, जिसको लेस करके हमारा रिकॉग्निशन गेन और रिकॉग्नाइज्ड लॉस निकलेगा। तो हमने लास्ट सेशन में ये वाला चार्ट एंड किया था इस वाले चार्ट से, और आपको बताया था कि ये वो ट्रांजेक्शन हैं जिसमें लॉस और गेन को डेफर्ड और नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में कवर करते हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा क्वालिफाइड लाइक एंड एक्सचेंज से है, ठीक है। और जो बाकी के पॉइंट्स है वो इस सेशन के बाद कवर हो जाएंगे सारे के सारे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लाइक एंड एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। लाइक एंड एक्सचेंज इज ए टैक्स डेफर्ड ट्रांजेक्शन। ये जो ट्रांजेक्शन है ना, अगर हम कोई प्रॉपर्टी, अब सपोज करो मेरे ऑफिस की बिल्डिंग है, उस ऑफिस की बिल्डिंग के बदले में मैं एक दूसरी बिल्डिंग को परचेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ए टैक्स पेयर है और ये बी टैक्स पेयर है। ए ने कहा मुझे अपनी बिल्डिंग दे दो, बी ने कहा ठीक है अपनी आप दे दो मुझे। तो ये एक दूसरे की बिल्डिंग को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस एक्सचेंज के दौरान क्या हुआ, जितना भी गेन होगा उस गेन को हम डेफर्ड कर देंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, सेक्शन 1031 अप्लाई हो गया है। बिल्डिंग के बदले बिल्डिंग आ गई, और जो गेन रिकॉग्नाइज हुआ है उसे हम डेफर्ड कर देंगे। यहाँ पर जो नेचर है वो सेम रहा, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल को थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं। A like and exchange transaction is a tax deferred transaction that allows for disposal of a asset and acquisition of a another similar asset। तो मैंने यहाँ पे सिमिलर एसेट उठाई थी, बिल्डिंग के बदले बिल्डिंग, एक को डिस्पोज कर लिया, दूसरी का एक्विजिशन कर लिया, और इसके अंदर जो टैक्स था उस टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो टैक्स डेफर्ड हो गया विदाउट जनरेटिंग ए कैपिटल गेन ऑन टैक्स लायबिलिटी। इन अदर वर्ड्स, गेन और लॉसेस नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर ए क्वालिफाइड लाइक काइंड एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, मीनिंग नो इमीडिएट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो ये मेरा एग्जांपल इस इक्वेशन पे सेट बैठ गया। अब वो कहता है कि क्वालिफाइड लाइफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कौन सी हो सकती है, मतलब प्रॉपर्टी कौन सी होगी। वो कहता है सिंपली रियल प्रॉपर्टीज, इसके अंदर रियल प्रॉपर्टी कवर होती है, ठीक है। वो कौन सी होगी रियल प्रॉपर्टी, यूज फॉर ट्रेड और बिजनेस, यानी कि मेरे बिजनेस में यूज हो रही हो, जिससे मैं प्रोडक्शन ऑफ इनकम हो रही हो, या यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। लाइफ एंड एक्सचेंज प्रॉपर्टी आपका जो रूल है, सेक्शन है, वो बिजनेस में भी अप्लाई होता है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी हमारी बिजनेस में यूज हो रही है वो। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है रियल, उस स्टोरी कवर होता है, ठीक है। अब वो कहता है प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया क्या है। जो आप प्रॉपर्टी एक्सचेंज करोगे, ठीक है, वो आपकी नेचर और करेक्टर उसका सेम होना चाहिए। यानी कि मैंने जैसे बिल्डिंग के बदले बिल्डिंग ली थी, और उसका यूज पहले जैसे बिजनेस के लिए हो रहा था, दोबारा सेम हो रहा है। दोनों काइंड, नेचर और करेक्टर दोनों का सेम होना चाहिए। वो कहता है उसका ग्रेड और क्वालिटी का डिफरेंट चलेगा। यानी कि पहले मेरी जो बिल्डिंग थी वो ओल्ड थी, मैंने अब न्यू ले ली, ठीक है ना, तो वो चलेगा। वो ग्रेड इक्वालिटी हमने देखनी, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी ना विद इन यूएस स्टेट होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी का क्रिटेरिया है। वो कहता है आपने एक प्रॉपर्टी जो यूएस में पड़ी है और एक यूएस से बाहर है, आउटसाइड यूएस। तो आपने कहा ये ऑफिस की बिल्डिंग है, मैं ये रिप्लेस कर रहा हूँ इसके साथ, तो कहता है ये नहीं चलेगा, आपकी प्रॉपर्टी दूसरी यूएस में ही होनी चाहिए, ठीक। और एक्सक्लूजन, वो कह रहा है कौन सी प्रॉपर्टी कवर नहीं होगी। हमने जैसे ऊपर पढ़ा था कि रियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो ये जो एग्जांपल है इन्वेंटरी, सिक्योरिटीज, पार्टनरशिप, इंटरेस्ट, तो पहली ही बार हो गई। और ये क्या है, पर्सनल यूज प्रॉपर्टी, ये रियल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये ना पर्सनल यूज के लिए, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि बिजनेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए होनी चाहिए, लेकिन पर्सनल यूज प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। तो ये मेरे एग्जांपल सारे कवर हो गए, और सारा हमारा पहला पेज कवर हो गया। उसमें हमने देखा कि ये टैक्स डेफर्ड ट्रांजेक्शन है, और इसके अंदर रियल प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। रियल प्रॉपर्टी भी कौन सी, जो बिजनेस में यूज हो रही है और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज हो रही है। सिमिलर और काइंड यूज होना चाहिए, और विद इन यूएस होनी चाहिए, और इसके एग्जाम्पल पढ़ लिए तो इसमें एक्सक्लूड होते हैं, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं आपने जो ट्रांजेक्शन करी है उससे आपका इकोनॉमिक पोजीशन ना सेम रहेगा। कैसे, अब मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसको एक्सचेंज कर लिया दूसरी प्रॉपर्टी के साथ,
तो मेरी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी ना, चेंज थोड़ी हुई है। द ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक पोजीशन रिमेन सेम। यहाँ पर सिर्फ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा चेंज हो गया, पहले ए बिल्डिंग थी, अब बी बिल्डिंग आ गई। ठीक। अब कहता है इसका पर्पस क्या है, एक्सचेंज करने का पर्पस क्या है। वो कहता है जो इन्वेस्टमेंट है ना वो कंटिन्यू में रहती है हमारी। द न्यू प्रॉपर्टी सर्व एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ टैक्स पेयर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो यहाँ इन्वेस्टमेंट थी अब वो यहाँ पे लगी हुई है, इकोनॉमिक पोजीशन सेम है, इन्वेस्टमेंट सेम है। कहता है लेकिन इस ट्रांजेक्शन से ना आपको टैक्स के इफेक्ट क्या हो रहे हैं। पहला, वो कहता है जो ये ट्रांजेक्शन है नॉट टैक्स फ्री है। कहता है नॉट टैक्स फ्री कैसे। कहता सर आपने ऊपर बताया था कि इस पे टैक्स नहीं लगता। मैंने ऊपर बताया था कि टैक्स लगता नहीं है अभी के लिए, लेकिन टैक्स डेफर्ड ट्रांजेक्शन है, पता ना यहाँ पे टैक्स डेफर्ड ट्रांजेक्शन, यानी कि अब टैक्स नहीं लगेगा लेकिन बाद में लगेगा। तो कहता है जो ट्रांजेक्शन है नॉट टैक्स फ्री, इस पर टैक्स लगेगा लेकिन कब लगेगा, फ्यूचर डेट पे लगेगा। ठीक, मान लिया। अब वो कहता है अगर आपको इस ट्रांजेक्शन में बूट मिले, रिसीव बूट, ठीक है, तो उस केस में ना सम गेन में भी रिकॉग्नाइज्ड, सम गेन। लेकिन कह रहा है अगर इस बूट मिलने के बावजूद अगर लॉस हो गया तब नहीं होगा, तब आपको लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होगा। अब समझते हैं बूट क्या होता है। अब आपने क्या करा, आपके पास ए नाम की एक बिल्डिंग है, आपने अपने फ्रेंड से ना बिल्डिंग एक्सचेंज कर ली। एक ए है, एक बी है, तो उन्होंने बिल्डिंग परचेस एक्सचेंज कर ली। बी ने कहा मुझे अपनी बिल्डिंग दे दो। ए ने कहा मेरी बिल्डिंग बहुत महंगी है, तो बी कहता कोई बात नहीं, आप मेरी बिल्डिंग ले लो, अपनी बिल्डिंग दे दो, साथ में ना मैं आपको कैश देता हूँ, $1 लाख। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इसे अदर देन सिमिलर प्रॉपर्टी के अलावा, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टी के अलावा, काइंड प्रॉपर्टी के अलावा कोई और प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है ना, जिसमें कैश हो गया, दूसरी प्रॉपर्टी होगी, तो उसे बूट बोलते हैं। ठीक है। अभी के लिए फिलहाल समझो बूट क्या होता है, जो हमारी सिमिलर प्रॉपर्टी है ना उसके अलावा कोई और हमें प्रॉपर्टी मिल रही है, तो उसे हम बूट बोलेंगे, चाहे उस प्रॉपर्टी में कैश हो या कुछ और प्रॉपर्टी हो। ठीक है। तो यहाँ पर अभी समझने वाला पॉइंट क्या था, टैक्स का इफेक्ट क्या होता है इस ट्रांजेक्शन का। ये टैक्स फ्री ट्रांजेक्शन नहीं है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा लेकिन वो फ्यूचर डेट में लगेगा। Done? अब वो कहता है इसके अलावा अगर आपने आज की डेट में बूट को रिसीव किया है तो आपको कुछ गेन का पार्ट रिकॉग्नाइज होगा। और कहता है अगर बूट रिसीव करने के बाद भी अगर आपको लॉस होता है तो आपको लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करना। तो इसको एक चार्ट में समझते हैं। अगर ट्रांजेक्शन हुई है तो नॉट टैक्स फ्री, ये समझ आ गया। ठीक है। अगर बूट मिला, बूट से अगर गेन हुआ और लॉस हुआ, तो गेन को हम रिकॉग्नाइज अभी करेंगे, इसी साल में करेंगे, और लॉस हुआ तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। बस इतना ही समझना है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अंडर ए नॉन टैक्सेबल ट्रांजेक्शन नायरा एक्सचेंज अ बिल्डिंग विद रजिस्टर्ड बेस वैल्यू 1.5 लाख है, फेयर मार्केट 1,95,000 है, तो कितने का मार्जिन हो गया, 45,000 का रिलाइज गेन हो गया मेरा। और अ लैंड ऑफ वैल्यू 1,95,000, यानी कि बिल्डिंग को उसने लैंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। बिल्डिंग की जो बेस वैल्यू है रजिस्टर्ड वैसे है 1,50, फेयर मार्केट है 1,95, तो 45 का प्रॉफिट हो गया। अब 45 का प्रॉफिट को हम बुक करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पर कहा था अभी नहीं करेंगे, नॉट ए टैक्स फ्री ट्रांजेक्शन, डेफर्ड डेट पे करेंगे। बूट मिला, यहाँ पर कोई बूट नहीं मिला, तो नायरा डिड नॉट रिसीव एनी बूट। तो बूट रिसीव नहीं हुआ तो वो अपना जो गेन है शुड डेफर्ड। ठीक है ना। हमें सिंपली ये देखना है बूट मिला कि नहीं मिला। मिला तो गेन आया है तो उसे रिकॉग्नाइज कर लो, कितना गेन रिकॉग्नाइज करना है वो आगे बताएंगे। फिलहाल क्या है इस एग्जाम्पल में, हमारा जितना गेन है 45,000, और बूट हमें मिला नहीं, तो हम सारा का सारा गेन क्या करेंगे, डेफर्ड करेंगे। ठीक है जी। तो ये थी लाइक एंड एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन। अब इसके केसेस समझते हैं। वो कहता है बूट मिला, बूट रिसीव्ड, तो उस केस में गेन को रिकॉग्नाइज कैसे करना है। टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज गेन इन अ ट्रांजेक्शन दैट क्वालिफाई फॉर लाइक एंड एक्सचेंज इफ दे रिसीव बूट। ये हमने पिछले पेज पे पढ़ लिया कि अगर लाइक एंड एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हुई है, बूट मिला है, तो आपको गेन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। वो कहता है बूट क्या है, बूट भी हमने पीछे पीछे पढ़ लिया था कि बूट वो होगा अदर देन सिमिलर ट्रांजेक्शन, हमें कुछ नहीं मिला तो उसे बूट में मानेंगे। तो उसमें क्या होता है, कैश मिल सकता है,
हमारी लाइबिलिटी को रिलीफ मिल सकता है। डेट रिलीफ हमें समझ आ गया, लास्ट सेशन में हमने पढ़ लिया, तो डेट रिलीफ क्या होता है, कैश मिले, डेट रिलीफ मिले। और अदर देन नॉन क्वालिटी प्रॉपर्टी, जो लाइक एंड एक्सचेंज के बाहर अदर देन प्रॉपर्टीज हैं वो मिले, तो उसे हम बूट में कवर कर लेंगे। अब वो कहता है गेन कितना रिकॉग्नाइज करना है। कह रहे हैं अगर हमें बूट मिला है, याद रखना, हमने बूट दिया नहीं है, बस ये मेजर पॉइंट है यहाँ पे। अगर हमें बूट मिला है तो हमने गेन रिकॉग्नाइज कितना करना है, लेसर ऑफ गेन रियलाइज और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बूट रिसीव्ड, इन दोनों का जो लेसर पार्ट होगा उसको हमने देखना है। अब ये मैं स्टार इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ ना जो गेन रिकॉग्नाइज होगा ना सिर्फ बूट रिसीव्ड में होगा, बूट पेड में नहीं होगा, बस ये याद रखना। और अगर बूट रिसीव करने के बावजूद अगर लॉस आता है तो हमने उस लॉस को डेफर्ड करना है, रिकॉग्नाइज नहीं करना। तो ये दो पॉइंट है इस सेशन में समझने में। और जो ये एक्सेप्शन है ये मैं बाद में समझाऊंगा, पहले हम यहाँ तक के सारे एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल वन, विद बूट रिसीव। अब इस ट्रांजेक्शन में क्या होगा, रिंकी टैक्स पेयर है जिसने बिल्डिंग को एक्सचेंज किया, किसमें, लैंड में। बिल्डिंग की बेस वैल्यू एडजस्टेड वैसिस थी 1.5 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 2,10,00,000। ठीक है जी। अब इस केस में क्या होगा, लैंड की वैल्यू मिल रही है 1,95 की, और 15,000 हर रिंकी को बूट रिसीव्ड हुआ। पहले तो हम प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट किसका देखेंगे, बिल्डिंग का। एडजस्टेड बेस कितना था उसका, 1.5 लाख का, फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख की, यानी कि 60,000 का तो मुझे रिलाइज गेन हो गया। अब इस गेन में से मुझे देखना है कितना पार्ट मेरा डेफर्ड में जाएगा और कितना पार्ट मेरा रिकॉग्नाइज जाएगा। तो रिकॉग्नाइज गेन कब होता है, जब हमें बूट रिसीव होता है। तो बूट इस केस में रिसीव हुआ है, तो इसमें रिकॉग्नाइज होने का रीजन क्या है, बूट की वैल्यू 15,000 और रिलाइज गेन कितने हैं, 60,000। तो विच एवर इज लेस, तो लेस कितना है, 15,000। तो डेफर्ड गेन कितना हो गया टोटल में से, अगर टोटल राइज गेन में से मेरा 15 रिकॉग्नाइज, तो डेफर्ड गेन कितना हो गया, 45। 45 डेफर्ड, रिकॉग्नाइज 15। देन अपना अगला एग्जांपल देखते हैं। इस केस में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, एडजस्टेड बेसिस कितना है, 2। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 2,10,000। तो मेरा रिलाइज गेन कितना हो गया, 10,000। ठीक है। अब इस केस में डेफर्ड देखना है कितना है और रिकॉग्नाइज देखना कितना है। तो रिकॉग्नाइज केस में क्या है, बूट रिसीव्ड हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, 30,000 का बूट, और रिलाइज गेन कितना है, 10,000। विच एवर इज लोअर, लोअर कितना है, 10। तो ये 10 हो गया। तो टोटल रिलाइज में से रिकॉग्नाइज 10 होगा, तो डेफर्ड कितना हो गया, 0 हो गया। ये हो गया 10,000 इसका भी। थर्ड, अब इस केस में लॉस का एग्जांपल आ गया। एडजस्टेड बेसिस मेरा कितना है, 2 लाख का, और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,90,000 की। तो लॉस कितना आ गया, 10,000। तो हमें बताया गया था कि 10,000 अगर लॉस आए तो उसे रिकॉग्नाइज तो करना ही नहीं है, जितना भी आया उसे डेफर्ड कर दो। अगर उसने चाहे बूट रिसीव किया भी हो तब भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें रिंकी डज नॉट हैव एनी रिकॉग्नाइजेशन गेन और लॉस, ये हो गया। अब आता है एग्जाम्पल भी बूट गिवन। मैंने आपको बताया था कि बूट गिवन पे कोई हम गेन रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो वो वाला पॉइंट आ रहा है। रिंकी एक्सचेंज बिल्डिंग, एडजस्टेड बेसिस कितना उसका, 2 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 2,10,000। तो यहाँ पर मेरा कितने का प्रॉफिट हो गया, 10,000 का हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ है रिलाइज गेन। ठीक है, ये मेरा पॉइंट कवर हो गया। विद लैंड वैल्यू 2,15,000। रिंकी ने क्या किया, कैश पेड किया। तो हमने बूट रिसीव पे गेन को रिकॉग्नाइज करना है, पेड पे नहीं करना। तो आगे तो मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा क्या है, रिंकी ने पेड किया बूट, इसने वो लिख दिया। वो कह रहे डू नो डज नॉट हैव टू बी रिकॉग्नाइज एनी गेन, सारा का सारा क्या हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि बूट रिसीव्ड वाला पॉइंट था, बूट रिसीव्ड वाला। अब आता है जो मैंने एक्सेप्शन ऊपर करवाई थी ना, वो वाला पॉइंट है। पहले इसको पढ़ते हैं यहाँ पे, फिर एक्सेप्शन को भी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल कहता है बिल्डिंग की रजिस्टर्ड वैल्यूज कितनी है, 2 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,80,000। यानी कि मुझे बिल्डिंग के ऊपर लॉस कितना हो गया, 20,000 का हो। यहाँ तक तो हो गया। उसने बिल्डिंग को किस किस में कन्वर्ट किया है, लैंड में। लैंड की वैल्यू कितनी है, 2,10,000। ठीक है जी। रिंकी ने क्या किया, 2,10,000 के लैंड को लेने के लिए उसने बूट भी दिया। बूट कितना दिया, उसने एक प्रॉपर्टी दी जिसकी बेसिस वैल्यू 15 की है, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 30 की है। अब आपको मैंने कहा था कि जब भी हम बूट में
प्रॉपर्टी कोई देंगे या हमें प्रॉपर्टी कोई मिलेगी, उसको हमने एफएम में काउंट करना है। मैं आपको ऊपर ले आता हूँ एक बारी, ये देखो एफएमवी, ठीक है। कुछ भी बूट आएगा या जाएगा ना, तो उसकी जो प्रॉपर्टी अदर देन नॉन क्वालिफाइड प्रॉपर्टी होगी तो उसको एफएमवी में काउंट करना। इस एग्जांपल में रिंकी ने क्या किया, रिंकी ने एक तो 2,10,000 की प्रॉपर्टी दी, किस पे, मार्केट वैल्यू 1,80,000 पे, और साथ में क्या दिया, 30,000 की ये प्रॉपर्टी दी लैंड को खरीदने के लिए। लैंड की वैल्यू कितनी है, 2,10,000 है। यहाँ पे एफएमवी कितनी ली उसने बिल्डिंग की, 1,80,000 प्लस 30,000 का उसने एक अदर प्रॉपर्टी 2,10,000 को पूरा करा, उसने वो लैंड ले लिया। लेकिन इनिशियल बुक में रिंकी को लॉस कितना हुआ, रिंकी को लॉस, रिलायंस नेट लॉस हुआ 5,000 का। 5,000 का कैसे हुआ, रिंकी ने बिल्डिंग को 2,10,000 की बिल्डिंग को 1,80,000 में एफएमवी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, वहां पे उसे लॉस हुआ 20,000 का, ठीक है। और रिंकी ने जो दूसरी प्रॉपर्टी दी अपनी, वो उसकी रजिस्टर्ड बेसिस 15 की थी, उसको उसने 30,000 रुपये में कन्वर्ट किया, तो मार्केट वैल्यू उसकी 30 है, तो यहाँ पर उससे प्रॉफिट कितना होगा, 15 का होगा। तो नेट उसे कितने का लॉस हुआ, 5,000 का लॉस हुआ, उसने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया। लेकिन जो ऊपर एक्सेप्शन थी ना, वो एक्सेप्शन कहती है कि जब भी आप बूट पेड करोगे, उस केस में अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, तो उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर अगर कोई गेन होगा तो उसे रिकॉग्नाइज करो। यानी कि इस एग्जांपल में हम इस ट्रांजेक्शन को नेट ना करके अलग अलग दिखाएंगे। यानी कि जो 15,000 का मेरा बूट देने के बाद मुझे जो गेन हुआ, यानी कि इस प्रॉपर्टी को मैं अलग से तो कंसिडर कर सकता ना। तो हाउएवर दिस नेट लॉस स्टेम्स फ्रॉम ए रियलाइज्ड लॉस 20,000। कौन सा 20,000 है, जो लाइक काइंड एक्सचेंज प्रॉपर्टी है, ठीक है नहीं, 1,80,000 माइनस 20, 2,00,000, ये होगी अलग। और रियलाइज गेन, गेन कौन सा है, जो बोर्ड गिवन में प्रॉपर्टी थी ना हमारी, जिसको मैंने 30,000 रुपये बेचा, 15,000 मेरा बेस ही था, तो उसका प्रॉफिट मैं अलग से रिकॉग्नाइज करूंगा। इन दिस केस रिंकी रिक्वायर्ड ए रिकॉग्नाइज गेन, गेन राइज गेन ऑन द बूट एक्सेप्शन यूज्ड, बट डेफर टू लॉस रिलाइज ऑन द लाइक कंडीशन, ठीक है। अब चलते हैं इस एक्सेप्शन पे, फिर इस एग्जांपल को दोबारा से करते हैं। अभी बूट रिसीव वाले चार्ट को मैं एक बार दोबारा से क्लियर करते हैं, फिर समझते हैं साथ में एक्सेप्शन को हैंड टू हैंड। बूट रिसीव्ड प्लस गेन रिकॉग्निशन। बूट रिसीव पे उसने क्या दिया, अगर आप बूट रिसीव करोगे तो आपको गेन है रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बूट के अंदर क्या होता है, कैश है, कैश है, नेट रिलीफ, नेट डेट रिलीफ है, और अदर नॉन क्वालिफाइड प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर हो रही है तो उसकी एफएमवी काउंट करनी है। ये तो हो गया। अब कहते हैं गेन कब रिलाइज करना है, जब बूट को रिसीव किया है, ना कि पेमेंट में, ठीक है जी। ये हमारे पॉइंट था। और कितना होगा, लेस सर इसका गेन रिलाइज प्लस एफएमवी ऑफ द बूट रिसीव। और इस बूट रिसीव में सारे आ जाएंगे, कैश, डेट रिलीफ और नॉन अदर नॉन क्वालिफाइड। अब वो कहता है और लॉस भी आपने क्या करना है, डेफर्ड कर देना है, पूरा का पूरा वो बुक नहीं करना अगर लॉस है और अगर बूट रिसीव हुआ हो तब भी। अब ये एक्सेप्शन थी। एक्सेप्शन कहता है जब आप बूट पेड कर रहे हो, ठीक है ना, बूट पेड कर रहे हो, एन एक्सेप्शन अप्लाइज व्हेन बूट कंसिस्ट ऑफ एनी नॉन क्वालिफाइड प्रॉपर्टी अदर देन कैश। यानी कि अदर देन कैश के अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी बूट में दे रहे हो, इन विच द केस द गिवर ऑफ द बूट, जो बूट पेड कर रहा है यानी गिवर ऑफ द बूट, मे रिकॉग्नाइज गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द बूट प्रॉपर्टी फेयर मार्केट वैल्यू एंड एडजस्टेड बेसिस। हमारे उस एग्जांपल में जो हम बूट पेड कर रहे थे उसका बेसिस था 15 और फेयर मार्केट वैल्यू थी 30, तो हमने कितना गेन रियलाइज किया था, 15, ठीक है ना। वो कहते हैं गेन और लॉस ऑन ए नॉन काइंड लाइक प्रॉपर्टी आर नॉट अलाउड टू डेफर। तो कहता है आप जो प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर रहे हो, आप मेन प्रॉपर्टी के ऊपर जो गेन लॉस है उसको डेफर करो, कह रहा है जो नॉन लाइक एंड एक्सचेंज प्रॉपर्टी है उसको को डेफर करना है इस केस में। तो ये थी एक्सेप्शन। अब इस एक्सेप्शन के बेस पे उस एग्जांपल को दोबारा रिलोड करते हैं और समझते हैं कि एक्सेप्शन कितनी जरूरी थी हमारे लिए समझने। रिंकी एक्सचेंज अ बिल्डिंग और अ लैंड, ये समझ आ गया। अब बिल्डिंग की रजिस्टर्ड वैल्यू कितनी है, 2,00,000, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 20। तो ये तो हो गया हमारा लाइक कनेक्शन का लॉस, 20,000 का,
ठीक है, अब रिंकी ने अपनी एक बूट दिया है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 30,000 और एडजस्टेड बेसिस कितना है 15। अगर रिंकी क्या करे, रिंकी इसे ओपन मार्केट में बेचती है, तब भी तो उसे गेन बुक करना पड़ेगा ना। उसने यहाँ पर ट्रांजेक्शन अटैच कर दी, तो इसका मतलब थोड़ी है कि सारे के लॉस को हम डेफर्ड मान लेंगे, यानी कि नेट लॉस हमने 5 निकाला था उसको मान लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, तो वो कहते हैं दोनों को सेपरेट चलो। यानी कि दोनों का लॉस क्या है, पहले जो लाइक करंट एक्सचेंज है 2 लाख माइनस 180, 20,000 की लॉस को आप लाइव लॉस मानो, लेकिन उसे डेफर्ड कर दो। और जो बूट वाला लॉस है, प्रॉफिट है, उसको अलग रिकॉग्नाइज करो, यानी कि 15, 30 शेयर मार्केट है, 15 का प्रॉफिट है, तो उसको 15 को बुक करो। इन दिस केस रिंकी रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज गेन लाइज ऑन बूट, यानी कि एक्सेप्शन यूज होगी यहाँ पे, बट डेफर द लॉस लाइज ऑन द लाइक एंड एक्सचेंज। यहाँ पर दोनों के दोनों एग्जाम्पल यूज हो गए, यानी कि ऊपर मेन गेन वाला भी और निचला एक्सेप्शन भी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा जो गेन रिकॉग्नाइज हो रहा है उसका वो पार्ट देखना है। हमने लाइक एंड एक्सचेंज की प्रॉपर्टी देख ली कौन सी होती है, उस पर गेन देख लिया, उस पर बूट रसीद देख लिया और बूट पेड देख लिया। अब कहानी आती है कि जब हम किसी प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि ए प्रॉपर्टी को हम बी बी से एक्सचेंज करते हैं, अब मेरे पास बी आ रही है, तो जो बी आएगी ना उसका बेसिस क्या होगा वो देखना है। ठीक है, तो उसमें कहते हैं बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव्ड, जो मुझे बी प्रॉपर्टी मिल रही है उसका बेसिस। वो कहता है एडजस्टेड बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन, वो रखो अपने पास। फिर अगर कोई अपने गेन रिकॉग्नाइज किया उसे ऐड कर लो, अगर अपने बूट कोई गिवन दिया है उसको ऐड कर लो, जो बूट रिसीव्ड है उसे लेस कर लो, और जो लॉस रिकॉग्नाइज किया उसे लेस कर लो। तो आपका क्या निकल जाएगा, बेसिस इन एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो इस फॉर्मूले को हम आगे एग्जांपल में कन्वर्ट। और जो अदर देन जो बूट के अंदर जो हमें प्रॉपर्टी मिल रही है उसका बेसिस क्या लेना है, हमने एफएमबी लेना है। तो हम ऊपर एग्जांपल में भी लेते आ रहे हैं, कुछ भी बूट में हमें अलग से प्रॉपर्टी मिल रही है तो उसका बेसिस क्या मान रहे हैं, एफएमबी मान। एग्जाम्पल वन, मारिया एक्सचेंज ऑफिस बिल्डिंग फॉर अ लैंड, बिल्कुल कन्वर्ट कर लिया। फिर मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी, 5,23,000 किसकी, लैंड की। अब एट द सेम टाइम ऑफिस बिल्डिंग एडजस्टेड बेसिस कितनी है 480, जो हमने एक्सचेंज करनी है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 5,23,000 है। अब वो कहते हैं मारिया प्लान्स टू होल्ड द लैंड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की तरह उसे लेना चाह रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकती है, रियल प्रॉपर्टी से रियल प्रॉपर्टी में जा रही है, सब कुछ सेम है। अब इस केस में मेरा कोई बूट है नहीं है, तो गेन गुण की तो बात ही खत्म कर दी। ऊपर के एग्जाम्पल से हम चलेंगे तो हमें यहाँ पे गेन ऐड करना है, बूट गिवन वगैरह कुछ नहीं है। तो जितना मेरा एडजस्टेड पैसा मेरा प्रॉपर्टी गिवन का था वही मेरा बन जाएगा, यानी कि बिल्डिंग का जो मेरा एडजस्टेड पैसा 480, वही सेम मेरा ये रह जाएगा, देखो 480। ठीक है, वैसे इसका राइज गेन कितना बनता है, मेरी जो बिल्डिंग है 480 की है, मेरी मार्केट वैल्यू कितने की है 5,23 के हो गया, तो मेरा रिलाइज गेन 43,000 का हो गया। लेकिन इसमें से मैं एक भी अमाउंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बूट रिसीव नहीं हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग मेरी जो लैंड की जो एडजस्टेड बेस है कितनी हो जाएगी, एपी ऑफ गिवन प्रॉपर्टी 480, गेन रिकॉग्नाइज 0, तो 480 का 480 मेरा क्या बन गया, एडजस्टेड बेसिस ऑफ रिसीव्ड प्रॉपर्टी का हो गया। अब ऊपर के एग्जांपल में मेरी जो बिल्डिंग है एडजस्टेड बेसिस मेरा 480 का है, फेयर मार्केट मेरी 420 की है, तो मेरा लॉस कितना हो गया, रियलाइज लॉस 60,000 का हो गया। अब मैं इसे बुक करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बूट अगर मैं रिसीव करूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस है, लॉस के केस में तो मुझे एफर्ट करना ही करना है। इस केस में क्या होगा, लैंड की मेरी बेसिस कितनी मानी जाएगी, एडजस्टेड बेसिस ऑफ गिवन प्रॉपर्टी 480, लॉस तो बुक हुआ ही नहीं है तो 0, 480 सारा का सारा मेरा क्या बन जाएगा, एडजस्टेड बेसिस बन जाएगा। आज की सेशन का लास्ट एग्जांपल। अब क्या है, ट्रांजेक्शन है ना जतिन और गैबी के बीच में हो रही है। जतिन क्या कर रहा है, बिल्डिंग दे रहा है गैबी को और गैबी अपनी बिल्डिंग दे रहा है। जतिन की बिल्डिंग का बेसिस कितना है, 25,000 है, एफएमबी कितना है 1,20,000 है। एफएमबी 1,20, बेसिस 25, गेन रियलाइज कितना आ गया, 95 आ गया। ठीक है, यहाँ पर गैबी क्या कर रहा है, बिल्डिंग दे रहा है जिसका बेसिस 30 है, मार्केट वैल्यू 90 की है, तो गेन रियलाइज कितना आ गया, सॉरी लॉस कितना आ गया, रियलाइज 60,000 आ गया। ठीक है ना, नहीं ये गलत बन गया ना इसमें। हाँ,
तो ये 60 का मेरा गेन आ गया। डन। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, गैवी ने इस बिल्डिंग के अलावा सिक्योरिटीज भी दी, ठीक है ना, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 20,000 की है और मार्केट वैल्यू 30,000 की है। अब इसका ये बूट गिवन है, लेकिन जतिन के लिए बूट रिसीव्ड हो गया, तो जतिन का बूट रिसीव्ड कितना हुआ, प्रॉपर्टी हुई एफएमबी, सॉरी सिक्योरिटी हुई जिसकी एफएमबी कितनी है 30,000 की है। तो इन दोनों का लेस कितना हुआ, बताओगे इस दोनों का लेस कितना हुआ, 30,000। तो गेन कितना आ गया, 30,000 आ गया, ठीक है। और गेन डेफर्ड कितना हो गया, 65,000 हो गया। डन। अब जतिन के केस में जो प्रॉपर्टी आई है उसकी, उसका एडजस्टेड बेसिस कितना हो गया। पहले देखते हैं प्रॉपर्टी गिवन का एडजस्टेड बेसिस, यानी कि 25,000। ये ठीक है, ये लिख दिया हमने गिवन का 25,000। फिर वो कहता है गेन कोई रिकॉग्नाइज किया है, कह रहा हूँ हाँ किया है, तो उसे ऐड कर लो, 30,000 को ऐड कर लिया। आपने बूट पेड दिया है, नहीं दिया। आपने बूट रिसीव्ड किया है, उसको 30,000 को लेस कर लो। आपने लॉस को रिकॉग्नाइज किया है, नहीं किया, तो वो छोड़ दो। तो हमें 25,000 में 30,000 ऐड किया, माइनस 30 किया, तो ये कितना बना हमारा 25,000 बना। और गैवी किसमें क्या करते हैं, गैवी ने बूट पेड किया है, तो बूट पेड करने में हम कोई भी जो है गेन रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो ये आ गया 0। ठीक है जी। गेन डेफर्ड हमारा आ गया 60,000 पूरा का पूरा। डन। अब इस केस में हम क्या करेंगे, बेसिस कैसे निकालेंगे, हमारी एडजस्टेड बेसिस वैल्यू कितनी थी उसकी 30,000, वो हमने यहाँ लिखी हुई। हमने कोई हमने कोई गेन रिकॉग्नाइज किया, नहीं किया, हमने बूट पेड किया, बूट पेड किया 30,000 किया, और बूट रिसीव हमने नहीं किया, लॉस हमारा रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। तो उस केस में हमारी एडजस्टेड बेसिस कितना हो गया, क्वाड प्रॉपर्टी का 60,000 हो गया। ठीक है जी। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन भी यूज करेंगे, एक्सेप्शन कोर्स नहीं, बूट पेड के केस में, यानी गैवी अपने केस में क्या करेगा, नॉन लाइक काइंड एक्सचेंज प्रॉपर्टी उसने दी है, तो उसको वो रिकॉग्नाइज करेगा, कितनी करेगा, उसकी सिक्योरिटी की फेस वैल्यू कितनी थी, बेसिस कितना 20,000, फेयर मार्क वैल्यू 30,000, तो 10,000 का वो क्या करेगा, गेन रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है ना, वो यहाँ पर लिख दिया गेन रिकॉग्नाइज। और गैवी का एडजस्टेड बेसिस ये 60,000 कैसे बना, यहाँ पर हमने मेंशन किया होगा। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैं इस एग्जाम्पल को एक बार रिपीट कर देता हूँ। दोनों एग्जाम्पल जो हमने ऊपर सब डिटेल में पढ़ा है, वो पूरा का पूरा इसी एग्जाम्पल में हमारा कवर हो गया। गैवी और जतिन का एग्जाम्पल है, दोनों ने प्रॉपर्टी को एक्सचेंज किया है, दोनों की प्रॉपर्टी में जो गेन आ रहा है वो देखेंगे, बूट पेड भी आया, बूट रिसीव्ड भी आया है। एक ऐसा एग्जाम्पल है जो पूरे सेशन को कवर करता है। तो जतिन ने क्या किया, जतिन ने बिल्डिंग दी 25,000 की बेसिस वाली, 1,20,000 की उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 1,20,000, 25 की बेसिस, उसका रियलाइज प्रॉफिट आ गया 95। डन। ये पहला पॉइंट मेरा कवर हो गया। कैवी ने क्या किया, बिल्डिंग दी 30,000 की, फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 90 की थी, 90 से 30 निकाले, 60,000 का उसका गेन आ गया। दोनों पॉइंट कवर हो गए। उसने गेवी ने साथ में सिक्योरिटी भी दी, यानी कि बूट दिया। अब जो बूट पेड करेगा उसका गेन रिकॉग्नाइज नहीं होगा, जो बूट रिसीव करेगा उसका होगा। तो बूट कितना रिसीव किया, 30,000, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे उसकी जितनी है इसमें, तो यहाँ पे गेन रिलाइज और बूट रिसीव विच एवर इज लोअर, 30,000 गेन रिकॉग्नाइज हो गया, गेन डेफर्ड कितना हो गया 65,000 हो गया। तो जतिन के केस में जो प्रॉपर्टी मिली उसकी जो बेसिस वैल्यू है वो कैसे निकल जाएगी, सिंपली है एडजस्टेड बेसिस ऑफ गिवन प्रॉपर्टी 25,000, गेन रिकॉग्नाइज 30,000, बूट पेड नहीं है, बूट रिसीव्ड है 30,000, वो लेस हो जाएगा, लॉस रिकॉग्नाइज है नहीं है, तो ये जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बना, 25,000 बना। ये तो हो गया इसका। अब गैवी की बारी है, गैवी ने क्या करा, बूट को पेड किया, तो लॉस, तो गेन तो रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तो डेफर्ड गेन कितना हो गया, 60,000 हो गया। तो इसके केस में प्रॉपर्टी जो एक्वायर उसने किया उसका एडजस्टेड बेसिस कितना हो गया, एडजस्टेड बेसिस ऑफ गिवन प्रॉपर्टी 30,000, गेन रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, बूट पेड हुआ 30,000 का, वो ऐड करेंगे, बूट रिसीव नहीं हुआ और लॉस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, तो कितना बना 60,000 बन गया। अब इसके केस में फर्दर एक्सेप्शन यूज होगी, बूट पेड है, बूट पेड में कौन सी हुई है, सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज की बेसिस वैल्यू कितनी थी 30,000, मार्केट वैल्यू 30,000, तो 10,000 का गेन है, वो रिकॉग्नाइज करेगा, कौन करेगा, गेवी करेगा। ठीक है ना, तो ये जो 60,000 कैसे बना, इसमें से बना। ठीक है।
तो ये था हमारा सेशन लाइक एंड एक्सचेंज पे, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। हमने इसमें कौन कौन से पॉइंट कवर करे। लाइक एंड एक्सचेंज में उसने बताया कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, रियल होगी, वो चाहे बिजनेस यूज प्रॉपर्टी हो और चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, उनका सिमिलर और काइंड नेचर होना चाहिए। और टैक्स कंट्रीज में क्या होता है, ये जो ट्रांजेक्शन है ये टैक्स फ्री ट्रांजेक्शन नहीं है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा लेकिन फ्यूचर डेट पे लगेगा। अगर बूट रिसीव करेगा तो उस पे हमें गेन रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है ना। और वो गेन कितना होगा, गेन रियलाइज और फेयर मार्केट वैल्यू का बूट रिसीव दोनों का लेसर नहीं। और अगर लॉस हो और बूट दिया हो आपने तब भी वो लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होगा, डेफर्ड होगा। एक्सेप्शन क्या बोलता था, अगर आपने बूट पेड किया है और बूट पेड के अंदर अदर देन कैश अगर कोई प्रॉपर्टी है उस पे गेन है तो उसको वो आप रिकॉग्नाइज करोगे। ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे। उसके अलावा हमने बेसिस देखा, बेसिस कैसे निकालेंगे। adjusted basis given property, gain recognized, boot given, boot received, loss recognized। तो इनको प्लस माइनस करके आपके क्या निकल देगा, बेसिस ऑफ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ये हमारे एग्जांपल है दोनों। ये मेरा मेन एग्जांपल था जो मेरे पूरे सेशन को कवर कर रहा था। आप अगर एग्जाम अपने होमवर्क में अगर ये कर लोगे तो आपको लाइक एंड एक्सचेंज का पूरा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन आएगा इनवॉलंटरी कन्वर्जन पे आएगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है। अगर आपको ये कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1040 फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय।